यह बात सुनने में चाहे कितनी भी दुखदाई क्यों नहीं लगे, लेकिन यथार्थ यही है। यह बात सुनने में चाहे कितनी भी भयंकर क्यों नहीं लगे, लेकिन तब भी यथार्थ यही है। इस बात को सुनकर डर से रोंगटे खड़े हो जाएं, लेकिन तब भी यह यथार्थ है। यथार्थ यह है कि भारत का उत्तरी भाग एक बहुत बड़े भूकंप का इंतजार कर रहा है, इसकी प्रतीक्षा कर रहा है। और यह भूकंप इतना बड़ा होगा, इतना भयंकर होगा, इतना प्रलयंकारी होगा कि आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर 8 के रिश्टर स्केल पर यह भूकंप आता है तो लगभग 70% दिल्ली फ्लैट, आधा नोएडा फ्लैट, फरीदाबाद, गाजियाबाद, क्या हो सकता है भारत में एनसीआर का। ऐसी ही आशंका जताई जा रही है। इसे तार्किक रूप से सिद्ध भी किया जा सकता है और यह समय का फेर नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। 1505 में और 1803 में उत्तराखंड में तीव्र भूकंप आ चुका है। 1505 में आए भूकंप का उल्लेख है अकबरनामा और बाबरनामा में भी है। दोनों ही पुस्तकों में है। उस दौरान अच्छी खासी मात्रा में नुकसान हुआ था। इसी तरह 1803 का भूकंप भी था, जिसका असर दिल्ली एनसीआर अर्थात मतलब कि इसके अब एनसीआर है, उस समय तो नहीं था, और मथुरा तक देखने को मिला था। और उस दौरान भी अच्छी खासी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ा था। और अब एक और ऐसे ही भूकंप की बारी है, और यह भूकंप है 2022, 2023, कभी भी किसी भी समय वह दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों पर प्रभावित करेगा। उत्तराखंड हिमालय में आए भूकंप का असर पूरे भारत में दिखता है और दिखेगा भी। जब भी उत्तराखंड या हिमाचल में भूकंप के झटके आएंगे तो इसका असर पूरे भारत में आएगा ही आएगा, और चाहे जगह समतल क्यों न हो, गंभीर परिणाम भी इसके आएंगे और गंभीर इसके प्रभाव भी पड़ेंगे। खासकर विशेषकर कुमाऊं क्षेत्र में इस तरह के भूकंप के केंद्र अधिक बनने वाले हैं। भारत में भूकंप के हमेशा एक बड़े भूकंप के आने की संभावना जताई जाती है, और जब यह भूकंप लगभग 7.5 से लेकर 8.5 के रिश्टर स्केल पर रहेगा, यानी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा भूकंप आएगा और हम लोग इससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। भूकंप का समय भारत में प्रवेश कर चुका है। सवाल यह है कि भारत में कब तक इस तरह का भूकंप आ सकता है। हम लोग भूकंप के साइकिल जोन में पहले ही प्रवेश कर चुके हैं, मतलब कि हम लोग उस टाइमलाइन में दाखिल हो चुके हैं जबकि कभी न कभी किसी भी समय उत्तराखंड और हिमालय में भयानक भूकंप के झटके आ सकते हैं। हिमालय भी इस ओर इशारा कर रहा है और हिमालय अभी तक शांत बैठा हुआ है, लेकिन अब यह शांत नहीं होगा। तो वास्तविक रूप में जो शांति है यह तूफान के आने की पहले वाली शांति है। इस पूरे के पूरे भाग में भूकंप आते ही क्यों हैं? तो भूकंप के आने के जो स्वरूप होता है वो बहुत से होते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि यह भूकंप कब कब आए थे। 1991 उत्तराकाशी में, चमोली में, 1833 नेपाल में, 2015 नेपाल में, 1934 नेपाल बिहार में, 1897 असम में, 1950 असम में, 1905 कांगड़ा में। इन सभी स्थानों पर ऐसे भूकंप आए थे। अर्थात यह भूकंप यहां पर आते रहते हैं और आते रहेंगे भी। और यह भूकंप आते ही क्यों है? आने का जो मूल कारण है वह हो जाता है कि भारत का एक प्लेट है, यह दो प्लेटों के टकराने की वजह से ही ऐसी घटना होती है। तो यह प्लेट है तिब्बत की ओर यूरेशिया के ऊपर, अर्थात इस भाग में 4 से लेकर 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से आगे चलता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि टकराने के उपरांत में यह रुक गया है। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे करोड़ों भूकंप आए होंगे तभी हिमालय का निर्माण हुआ है। अभी और करोड़ों भूकंप आएंगे और आने ही आने हैं।
वह हमारे जीवन काल में आए, आपके जीवन काल में आए, अंतर सिर्फ इतना ही हो सकता है। अब इतने दिन से 4 से 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से और उसकी गति से अगर भारत का प्लेट आगे जा रहा है, तो कायदे से हर साल कुछ न कुछ छोटे-मोटे भूकंप होते रहने चाहिए थे। ऐसा हुआ नहीं है। तब क्या हुआ है कि इस स्थान पर इस पूरे के पूरे बल का संचयन हो गया है। यह बल पूरी तरह से जमा हो गया है और इस दरार के सहारे में यह जमा हो चुका है। यहाँ अब ऐसे जो दरार हैं इस पूरे के पूरे भाग में, ऐसे कम से कम 3 दरार हैं जिसके सहारे यह जमा हुआ है। आप समझेंगे, एक दरार जिसे हम लोग कहते हैं एमबीटी, मुख्य सीमांत भ्रंश जिसे कहते हैं, एमसीटी, मुख्य केंद्रीय भ्रंश एमसीटी, फिर सिंधु सापो सीवन सीवन क्षेत्र, मेन हिमालयन थ्रस्ट, ऐसे बहुत सारे दरारें हैं, फॉल्ट जिसे कहते हैं। और यह सारे फॉल्ट हैं वो इसलिए बने हैं, ऐसी दरारें इसलिए बनती हैं कि टकराने की घटना हो रही है। और यह टकराने की घटना हो रही है तो टकराने की घटना की वजह से यहाँ पर ऐसी दरारें पड़ती हैं। अब ये दरारें अगर सक्रिय हो जाती हैं तो भूकंप आते हैं। लेकिन हो क्या रहा है और हुआ क्या है इस पूरे के पूरे भाग में? हुआ यह है इस स्थान पर कि इस पूरे भाग में यहां पर एक सिस्मिक गैप बन गया है। सिस्मिक गैप क्या होता है कि सिस्मिक गैप एक सक्रिय भ्रंश होता है और यह सक्रिय भ्रंश अच्छी खासी मात्रा में भूकंप का कारण बनता है। अब सिस्मिक गैप इसलिए बन गया है क्योंकि इस स्थान पर अच्छी खासे दिन से कोई भूकंप आया नहीं है और यह दिन अच्छा खासा लंबा हो चुका है। तो सिस्मिक गैप ऐसे जहां भी बनते हैं, सिस्मिक अंतराल जहां भी बनते हैं, वहां पर जो बल पड़ता है, जैसे हम लोगों ने बताया कि भारत उत्तर की ओर अग्रसर हो रहा है और उत्तर की ओर अग्रसर होने की वजह से यहां पर एक निरंतर बल का निर्माण हो रहा है। तो यह जो बल है जमा होते 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 इतना हो गया है कि अब कभी ना कभी यह बल रिलीज हो जाएगा। आप समझें, उस तरह की स्थिति है कि एक पुराना दरवाजा है जिसे आप खोल रहे हैं, उसे आप ठेल रहे हैं, वह खुल नहीं रहा है और आप एक बार जोर से ठेलते हैं और वो दरवाजा टूटकर अलग हो जाता है और आप भी गिर जाते हैं। बड़ा भूकंप इसे ही कहते हैं। इसी तरह से वह आ सकता है। तो अगर हम लोग इस तरह के सिस्मिक गैप की पहचान कर लेते हैं तो हम लोग को पता चल पाता है कि कितने भूकंप आएंगे, कितने प्रलयंकारी होंगे। और हिमालय में ऐसे अच्छे खासे सिस्मिक गैप हैं जो 200-200 किलोमीटर लंबे हैं और कम से कम वह 2-3 स्थानों पर हैं जहां पर कि ऐसी घटना बहुत दिनों से हुई नहीं है। अब अगर ऐसी घटना होने वाली है या हुई नहीं है तो क्या इसका पूर्वानुमान किया जा सकता है? हमारे पास में जो सवाल आता है वह यह है कि क्या इसका पूर्वानुमान हो सकता है? तो पूर्वानुमान का अर्थ होता है इस स्थान पर कि भूकंप के प्रभाव को नियंत्रित भी किया जा सकता है और इसकी भविष्यवाणी भी की जा सकती है कुछ हद तक, और भूकंप का संशोधन भी किया जा सकता है। ये कैसे हो सकता है और किस रूप में हो सकता है, आप ऐसे समझें कि अगर यह ऐसा हो पाता है तो हम लोग कितने लोगों की जान बचा पाएंगे यहां पर। अब भूकंप का पूर्वानुमान अपेक्षाकृत कठिन काम है ज्वालामुखी क्रिया की तुलना में। वो इस कारण से है कि ये जो ज्वालामुखी क्रिया होती है, तो ज्वालामुखी क्रिया होने के पहले जो ज्वालामुखी होती है, मतलब वो जो पूरा पूरा जो भाग होता है ज्वालामुखी का, अगर वह ऐसा होता है तो वह आगे पीछे हो जाता है, वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। वह ऐसा भी हो सकता है कि इसके ऊपर में तापमान अच्छी खासी मात्रा में उसका संचयन हो जाए, तो पूरी संरचना ही वो आगे पीछे हिलने डुलने लगती है और वो कभी टिल्ट होने लगता है। वहाँ पर तापमान की मात्रा अधिक हो जाती है और उस तापमान की मात्रा को हम लोग रिमोट सेंसिंग या सुदूर संवेदन यंत्र के द्वारा सेंस भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस स्थान पर संभव होती हैं और ये संभव हो जाती हैं। यह बिल्कुल संभावना के दायरे के बाहर है। तो ज्वालामुखी विस्फोट ऐसे आ सकते हैं, तो उन्हें हम लोग पूर्वानुमान करके बता सकते हैं। भूकंप की जो पूर्व चेतावनी होती है वो इस रूप में होती है कि अगर मान लेते हैं किसी स्थान पर भूकंप आए तो वहां से तरंगे जनित होती हैं, इस प्रकार की तरंगे आती हैं, ऐसे तरंगे आती हैं। तो इन तरंगों को महसूस कर सकते हैं हम लोग, इनको सेंसर यहाँ पर लगे रहते हैं और इस सेंसर के द्वारा हम लोग महसूस कर सकते हैं
ये सेंसर क्या करते हैं इस पूरे पहलू को कि अर्थक्वेक सेंटर पे भेजते हैं, जहां पर अलर्ट सेंटर है उसकी सूचना उसे देते हैं, और तब यह क्या होता है कि रिहायशी क्षेत्रों को दे दिया जाता है, और तब ये सूचना पहुंचती भी है। अब आगे क्या होता है? अब आगे क्या होगा कि अगर ये जानकारी हमें मिल जाती है तो इस जानकारी के आधार पर हम लोग बहुत से काम कर सकते हैं, अगर यह जानकारी समय पर मिल जाती है तो। और समय का पहले मतलब कि कितना समय हो सकता है, वह कम से कम 2 घंटे 3 घंटे ही पहले अगर मिल जाएगी तो लोगों को चेतावनी दे सकते कि सब लोग अपने घरों से बाहर की ओर निकल जाएं, और ऐसा संभव भी हो सकता है, लेकिन होता नहीं है। भूकंप आएगा या नहीं आएगा वह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कितने प्रतीक देता है, कितने इंडिकेशन देता है कि हाँ भूकंप अब आने वाला है। एक इंडिकेशन देता है कि छोटी दरारें वहां पर खुल जाती हैं, दरारें बन जाती हैं, चट्टानें फूल जाती हैं। मतलब कि आप जा रहे हैं, आपको पता चला कि एक चट्टान वहां पर से फूल गई और बीच में से टूट गई वह चट्टान। यह एक तरीका है, आप समझ सकते हैं। अब इसकी सूचना देगा कौन, किससे मालूम चले पाएगा, और कौन सूचना दे भी सकता है? दूसरा, जमीनी संकेत बदल जाते हैं। वो जो जमीन होती है वहां पर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है उस स्थान पर, या होनी शुरू हो जाती है। अब ध्यान दीजिए, जिन लोगों ने 1934 का बिहार भूकंप देखा है उनसे पूछिए, वो होंगे तो नहीं बहुत अधिक मात्रा में, लेकिन उनसे पूछिए, उनका विवरण जानिए, तो जमीन पर तरंगे बन गई थी, जमीन उल्टी पुल्टी हो गई थी, और वह अच्छी खासी मात्रा में प्रलयंकारी भूकंप भी रहा था। फिर तीसरा, छोटे भूकंपों के घटित होने का पैटर्न ही पूरी तरह से बदल जाता है। और जब हम लोग बात करते हैं यह जो छोटे भूकंप होते हैं, इनके होने का पैटर्न बदल जाता है, मतलब कि हमेशा मुख्य भूकंप के पहले कुछ कुछ छोटे छोटे भूकंप आते हैं, जिसको कहते हैं माइक्रो सिस्मिसिटी, माइक्रो अर्थक्वेक है। तो इनकी आने की संख्या बढ़ जाती है, और धीरे धीरे अधिक उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, बारंबारिता बढ़ जाती है। तो अगर उनकी बारंबारिता इस रूप में बढ़ी हुई है तो यह मतलब हो जाता है कि एक बड़ा भूकंप आने वाला है। अब ध्यान दीजिए, इस स्थान पर सतह के ऊपर में क्या हो सकता है, क्रैक, जिसको हम लोगों ने कहा फूलने की, चट्टानों के फूलने की घटना, वो ऐसा हो सकता है, इस रूप में हो सकता है। तो कहीं भी चट्टानों के फूलने की घटना होती है, और बिना किसी कारण से, ऐसा नहीं है कि उस स्थान पर कोई भूस्खलन हो रहा है, और जैसे ही इनकी घटना होती है इस स्थान पर तो यह काम प्रारंभ हो जाता है उस स्थान पर। इसके अलावा जैसे जैसे चट्टानें तनावपूर्ण होती हैं, उनके भौतिक गुण में और उनके चुंबकीय गुणों में परिवर्तन आता है। अब मान लेते हैं कहीं भी किसी भी स्थान पर अगर हम लोग इसकी माप कर सकें, तो भूकंप के आने के पहले यह संकेत होता है कि ऐसा होगा। कहीं भी किसी भी स्थान पर अगर इस बात को हम लोग जान लेंगे, पहचान लेंगे, और पहचानने के उपरांत में इसे हम लोग प्रोपगेट कर देंगे, बता देंगे, तो हम लोग को यह जानकारी मिल जाती है। अब जैसे कि यह एक सामान्य स्थिति हुई, और जैसे ही भूकंप आने की घटना होती है, इन चट्टानों में विरूपण प्रारंभ हो जाता है, चट्टानें विरूपित होनी शुरू होती हैं, स्ट्रेच होनी शुरू आती हैं, उनमें उनमें डिफॉर्मेशन शुरू हो जाता है, और जैसे ही डिफॉर्मेशन शुरू होता है इस स्थान पर तो वो क्रैक कर जाती हैं। तो यह क्रैक उत्पन्न होगा, यह चट्टानों के विरूपण से ही मालूम चल जाता है। दूसरी स्थिति देख सकते हैं यहां पर कि इस स्थान पर भूकंप एक आया, तो यहां से इस स्थान पर अगर भूकंप आया तो भूकंप आने के बाद में ये तरंगे पैदा हो जाती हैं, इस स्थान पर तरंगे पैदा हो जाती हैं, और इन तरंगों की वजह से इस स्थान पर कुछ कुछ क्रैक भी उत्पन्न हो जाते हैं। आप इसे महसूस कर सकते हैं, इसे संकेत के रूप में देख सकते हैं, और तब लोगों को बता सकते हैं। तो यह भूकंप क्षेत्र के निकट इस तरह की भूकंपीय तरंगे जो आती हैं उनके वेग में परिवर्तन चलाता है। अब यह माप कोई यंत्र ही कर सकता है, और यंत्र क्या होता है इस स्थान पर, सीस्मोग्राम होता है। सीस्मोग्राम ही इसकी माप कर सकता है, इसी कारण से इसके तरंग में, इसके वेग में परिवर्तन भी आता है। इसके अलावा चट्टानें विफलता के पहले दानेदार सामग्री की मात्रा में वृद्धि होती है, मतलब उनके क्रिस्टल से होते हैं, वो क्रिस्टल बढ़ जाते हैं, क्रिस्टल की मात्रा बढ़ जाती है, और क्रिस्टल के जो अरेंजमेंट जैसे चट्टानें बनी होती हैं उनमें भी परिवर्तन आ जाता है। तो यह भी एक संकेत होता है कि हाँ अब एक बड़ा भूकंप आने वाला है। इसके अलावा किन्हीं किन्हीं कुओं में
दो घटनाएं होती हैं। अगर जमीन का भाग है, मान लेते हैं जैसे कि ऐसा कुछ भाग है, इस रूप में कोई भाग है, ये जमीन के भीतर में बेसमेंट है कहीं पर और अच्छी खासी गहरा बेसमेंट है, तो इसमें एक गैस निकलनी शुरू हो जाती है जिसको हम लोग नाम देते हैं रेडॉन। तो अगर मान लीजिए रेडॉन गैस की माप की गई और जाना गया, कोई सेंसर लगे हुए हैं और किसी तरीके से हम लोगों ने जान लिया कि यहाँ पर रेडॉन गैस निश्चित हो रहा है, तो मालूम चल पाता है कि अब भूकंप आने वाला है। और भी बात चली आती है इस स्थान पर, यह कि एक कुआं है और इस कुएं का जो जलस्तर है वो ऊपर नीचे अपने आप होना शुरू हो जाता है और कुओं में भी रेडॉन की मात्रा बढ़ने घटने लगती है। अब अगर कुओं में भी रेडॉन की मात्रा बढ़ने घटने लगी तो यह फिर से एक संकेत होता है कि एक बड़ा भूकंप आने वाला है, और वो हो भी जाता है। तो यह दूसरी बात चली आती है। यहाँ के जो जानवर होंगे वो भी अजीबोगरीब तरीके से व्यवहार करना शुरू कर सकते हैं। अब कुछ जानवर जो हो सकते हैं, कुत्ते भौंकने लगे, गाय उस स्थान पर उछल कूद करना शुरू कर दें, चूहे होते हैं वो अपने बिल से भागना शुरू कर दें, सांप भी वहां से बाहर निकल सकते हैं। तो जाहिर है ये सब बातें पढ़ाई नहीं जाती हैं, नहीं तो सामान्य जैसे कि चीन के स्कूलों में ऐसी बहुत सी बातें पढ़ाई जाती हैं। हाँ, जो नैसर्गिक सनातनी पद्धति हुआ करती थी उन सब में इन सभी बातों का समावेश हुआ करता था। लेकिन जब से जो नई शिक्षा पद्धति जो आई है विभाजन के उपरांत में और विभाजन के पहले से भी, उसके बाद से ये सारी पद्धतियों को हम लोगों ने एक लात मारकर फेंक दिया है, जिसके वजह से हमारी विद्वता में भी कमी आई है, हमारे ज्ञान में भी कमी आई है और हमारे पूरे के पूरे प्रभाव मंडल, हमारे पूरे के पूरे नजरिए में भी अच्छी खासी मात्रा में परिवर्तन भी आया है। तो ये ऐसा हुआ ही हुआ है और ऐसा आया ही आया है। अब अगर मान लेते हैं ऐसा आया है, इस रूप में आया है और ऐसी स्थिति है, तो क्या हम लोग ऐसे जानवरों के व्यवहार को समझ सकते हैं, जान सकते हैं? क्या किसी ने जाना है? जाना है, चीन ने जाना है। चीन ने क्या किया कि इन जानवरों के व्यवहार के आधार पर ही 1975 के तांगशांग भूकंप को पूरी तरह से इसका पूर्वानुमान कर दिया था और कम से कम 5-6 लाख लोगों की जान बचाई थी। अब इस चीन के इस आधार पर कहा गया भारत में कि जब गुजरात का भूकंप आया था तो क्या यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं हो सकती थी? क्या यह संभव यहाँ पर नहीं था क्या? ऐसा बिल्कुल संभव था। तब कुछ कुछ यहाँ के जो नौकरशाह थे उन्होंने अटकल लगाई कि वास्तविक रूप में भारत के जो जानवर हैं वो इतने इंटेलिजेंट नहीं होते हैं जितने कि चीन के होते हैं। सोच लीजिए, कल्पना कर लीजिए किस प्रकार की व्याख्या है जो कि दी गई थी यहाँ पर इस रूप में। जानवर यहाँ के ही इंटेलिजेंट होते हैं, इसी स्थान पर बुद्धिमान होते हैं। यहाँ की गाय भी बुद्धिमान होती हैं, हाथी भी बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि दोनों के पास में ही इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल क्वोशंट अच्छी खासी मात्रा में होता है। इसके अलावा, इनके अलावा आप देख सकते हैं कि मछलियां सतह पर चली आती हैं, मछलियां बहुत ही बड़ी मात्रा में मरना शुरू हो जाती हैं। तो पता नहीं है कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, लेकिन अगर एक विश्वव्यापी इसका अध्ययन किया जाए तो यह मालूम चलता है कि वास्तविक रूप में किसी मुख्य भूकंप के आने के पहले जानवरों के व्यवहार में इस प्रकार का परिवर्तन आता है। फिर कमजोर पूर्वाभास जो होते हैं, जब इतने सारे परिवर्तन आए तो जो कमजोर होते हैं, इंडिकेशन, संकेत होते हैं, पूर्वाभास होते हैं, उनको सीस्मोमीटर के सहारे हम लोग जान सकते हैं और उसके सहारे हम लोग फिर से इसे हम लोग इसके पूर्वानुमान कर सकते हैं। इसके अलावा कम भूकंपीय गतिविधि के साथ में लंबी गतिविधि के भूकंप आते हैं, मतलब कि उनके जो प्रतिरूप होता है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है। इतना ही नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आसमान में रोशनी भी दिखाई दे सकती है। उसका कोई कारण समझ में नहीं आता क्यों ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। अब इन सारे प्रभावों को मापने के लिए उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं उपकरणों के सहारे ऐसे भूकंप का पूर्वानुमान भी किया जा सकता है, किया जाता भी है। लेकिन मान लिया हम लोगों ने कि पूर्वानुमान करना अपेक्षाकृत कठिन है, तो अगर पूर्वानुमान करना अपेक्षाकृत कठिन है तो हमारे पास में दो और रास्ते बचते हैं कि संशोधन का अर्थ होता है कि भूकंप का जो प्रभाव होगा उस प्रभाव को ही कम कर दिया जाए। और ये कैसे कम हो सकता है कि एक अगर बहुत ही बड़ा भूकंप आने वाला है तो उस बड़े भूकंप से निश्चित जितनी ऊर्जा है तो वह ऊर्जा संचयित नहीं हो पाए,
उससे जमा होने के बजाय क्या कर सकते हैं, उसे हम लोग निकाल देते हैं। मतलब कि भूकंप वास्तविक रूप में एक बल होता है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है। और ये ऊर्जा कैसे बनती है कि जब स्ट्रेस मतलब कि बल जमा होता है, जमा होता है, जमा होता है, इतना जमा हो जाता है कि चट्टानें टूट फूट जाती हैं, पहाड़ पर दरारें बन जाती हैं, तब भूकंप की स्थिति पैदा होती है। तो ऐसी स्थिति होने के पहले ही हम लोग एक भूकंप लेकर चले आए, ऐसा संभव हो सकता है। यह संभव है कि इस स्थान पर, कहीं ऐसे स्थान पर फ्लूइड इंजेक्शन मतलब कि तरल पदार्थों के हम लोग इंजेक्शन को डाल दें, और इसके द्वारा क्या होगा, जहां पर घर्षण हो सकता है तो वो घर्षण पहले ही घर्षण को हम लोग प्रेरित कर दें, घर्षण को करा दें और भूकंप लेकर चले आए। इसकी वजह से क्या होगा, जो तनाव होगा, तनाव का संचयन ही नहीं हो सकता है। अब ऐसा कहाँ किया गया है, तो ऐसा एक स्थान है देनवर, वहां पर किया गया है कि इसमें फ्लूइड इंजेक्शन डाल दिया जाता है, और इस फ्लूइड इंजेक्शन के सहारे वहां पर एक छोटा सा भूकंप लेकर चले आते हैं हम लोग। हर एक 2-3 सालों पर यह हम लोग काम करते रहते हैं इस स्थान पर। 1-2-3 सालों में वह निर्भर करता है कि कैसी स्थिति आती है। तो देनवर अमेरिका का एक नगर है, और देनवर में यह पद्धति का उपयोग किया जाता है कि जिसके सहारे हम लोग एक कृत्रिम भूकंप लेकर चले आते हैं और फ्लूइड डालकर, तरल पदार्थ डालकर, जिससे कि बहुत नुकसान नहीं होता। नुकसान कब होता है, जब आपको पता नहीं होता है। लेकिन मान लेते हैं हर एक वर्ष आपके पास में 3-4 रिश्टर स्केल पर भूकंप आते रहे, तो आपको समस्या नहीं होगी, क्योंकि तब जो बल होगा वह संचयित नहीं हो पाएगा। हमारा उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से बल जो है वो संचयित नहीं हो पाए। इसके अलावा जिसके हम लोग बात करते हैं, ये जो भूकंप होता है उसके परिमाण में जारी भूकंपीय मात्रा और उसमें जो ऊर्जा की मात्रा होती है उसमें लॉगरिथमिक रिलेशनशिप होता है। लॉगरिथमिक रिलेशनशिप मतलब कि अगर एक भूकंप 7 है और दूसरा 7.9 है, 7.9 है, तो जो प्रभाव होगा वो प्रभाव विकराल होता है और अंतर भी विकराल होता है। ऐसा नहीं है कि 7 और 7.9 के बीच की बात होती है। तो बड़े परिमाण के विनाशकारी भूकंप होते हैं, इनके द्वारा जो उत्पन्न ऊर्जा के समतुल्य मात्रा को जारी रखने के लिए छोटे परिमाण के झटके हम लोग हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे कि ऐसे इतने बड़े भूकंप नहीं आ पाए। और तो और ऊर्जा की मात्रा को हम लोग विकृत करने के लिए, बढ़ाने के लिए इस स्थान पर रेडिएटेड सिस्मिक वेव एनर्जी को हम लोग मैनेज करते हैं, इसका प्रबंधन करते हैं। अर्थात ऐसा मतलब हो जाता है कि किसी प्रकार से ऊर्जा का संचयन नहीं होने दें, और जो ऊर्जा वहां पर जमा हो रही है उस ऊर्जा को हम लोग मैनेज कर दें। तो करना क्या होता है, फॉल्ट क्रीप। फॉल्ट क्रीप मतलब कि जिस स्थान पर भी अगर एक दरार है इस स्थान पर, तो इस दरार के सहारे हम लोग क्या करते हैं, एक भूकंप लेकर चले आते हैं। इसी स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है, और अगर हम लोग इसको भूकंप को लेकर चले आएंगे, छोटे भूकंप को प्रत्येक वर्ष में, तो यह आसानी से मैनेज भी हो सकता है। तो यह जो पूरा मैनेजमेंट है, पूरा प्रबंधन है, यह पूरा प्रबंधन अपेक्षाकृत कठिन होता है। लेकिन फिर कठिनाई किसमें हो सकती है कि लोग इतनी अधिक मात्रा में उनके हताहत होने की बात है, लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़े, या यह प्रबंधन कठिन हो, इसका हम लोग प्रबंधन कर पाए। दोनों में से यही विकल्प हमारे पास में बचते हैं, और इन्हीं विकल्पों को लेकर हमें साथ में भी चलना होता है। भूकंप वास्तविक रूप में इसका पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता है, लेकिन ऐसे बहुत से तरीके हैं, बहुत सी विधियां हैं जिसके द्वारा भूकंप आए अगर, तो आने के पहले हम लोग बहुत से ऐसे काम कर सकते हैं जिसके तहत इन सब बातों का प्रबंधन आसानी से किया जा सकता है। To have more such discussions and analysis, subscribe to our channel and hit the bell icon for notifications on our upcoming videos.